हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 में रासायनिक अभिक्रिया जो आपका पाठ 1 है उसके पाठगत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये आज की हमारी जो क्लास है वो डे 6 की क्लास है। इससे पूर्व डे 5 तक की क्लास हो चुकी है जिसमें हमने इसके विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा की है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं हमारे पाठगत प्रश्न में। पाठगत प्रश्नों में सबसे पहले हम लेते हैं पाठगत प्रश्न पृष्ठ 6 के प्रश्न। पृष्ठ 6 का पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है क्योंकि इससे धातु ऑक्साइड की जो परत है या अशुद्धियाँ हैं जो कि उस रेगमाल पर जमी हुई होती है, जो मैग्नीशियम रिबन पर जमा होती हैं, उन अशुद्धियों के कारण उसका दहन नहीं हो पाता है और दहन नहीं हो पाता तो वो आसानी से क्रिया नहीं करेगा। तो रेगमाल से साफ करने पर उसकी ऑक्साइड की जो परत होती है वो हट जाती है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, इसीलिए और हमें शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। अब ये सामान्य रूप से रखा हुआ है तो इस पर जो है धातु ऑक्साइड जम जाएंगे कुछ, ठीक है ना। जैसे हवा में खुला रखा हुआ है तो हवा इससे क्रिया करेगी, हवा जब इससे क्रिया करेगी तो इस पर धातु ऑक्साइड जम जाएगा और कुछ अन्य अशुद्धियाँ जम जाएंगी। अब जब इस पर धातु ऑक्साइड है, अशुद्धियाँ हैं, तो धातु ऑक्साइड और अशुद्धि होने के कारण इसका दहन नहीं हो पाएगा और दहन नहीं हो पाएगा मतलब अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। अब हम इसको रेगमाल से रगड़ देंगे। रेगमाल से जब इसको रगड़ेंगे तो इसके ऊपर जो अशुद्धियों की परत है, ऑक्साइड की जो परत है, वो परत हट जाएगी और जब वो परत हट जाएगी तो इसमें जब भी हम इसको वायु में जलाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो बढ़ जाता है और हमें शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त होता है। इसलिए वायु में जलाने से पहले इस मैग्नीशियम रेगमाल को मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ करते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। पृष्ठ 6 का अगला जो प्रश्न संख्या 2 है वो है, निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है यहाँ पर हाइड्रोजन जिसका प्रतीक होता है H2। दूसरा है यहाँ पर क्लोरीन जिसको हम लिखते हैं Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम लिखते हैं HCl। अब यहाँ पर इसे संतुलित करना है, ठीक है। संतुलित करेंगे, संतुलित करने की जो विधि होती है उसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। उसी विधि से हम जो है इसको समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ पर हम 2 लगा करके यहाँ हाइड्रोजन को संतुलित कर लेंगे। हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए। क्लोरीन यहाँ कितने हैं? 2। और यहाँ भी इसके आगे 2 लगाने से यहाँ भी क्लोरीन भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस तरीके से हमारा जो है ये समीकरण संतुलित हो जाता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये मिला करके हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है और इसको समीकरण के रूप में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को हम लिखेंगे BaCl2। यहाँ पर है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखेंगे हम Al2SO4 3, ठीक है। अब ये किस तरीके से लिखे जाते हैं? ये संयोजकता पर आधारित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्रियाफल बने बेरियम सल्फेट जिसे हम लिखेंगे BaSO4 और नेक्स्ट बना हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है AlCl3। अब यहाँ पर हमें इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ देखेंगे हम क्रियाकारक में बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, तो बेरियम तो संतुलित है। क्लोराइड 2 है, यहाँ पर क्लोराइड कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पर क्लोराइड जो है इसका संतुलित नहीं है, तो यहाँ हम जो है इसके आगे 3 लगा देंगे। तो 3 लगा देंगे तो अब जो बेरियम है यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हम 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अगर क्लोराइड को संतुलित करने के चक्कर में हमारा जो बेरियम था वो असंतुलित हो गया था। तो यहाँ देखिए बेरियम 3, क्लोराइड 3 दूनी 6 और यहाँ पर क्लोराइड कितने हुए? अब 3।
तो यहाँ इसके आगे 2 लगा देंगे, तो अब हमारा क्लोराइड भी 3 हो गए। तो ये तो संतुलित हो गया। अब यहाँ चर्चा करते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम संतुलित है। सल्फेट यहाँ कितने हैं? SO4 3, और यहाँ पर सल्फेट कितने हैं? SO4 ये 3। जो आगे अंक लगता है वो दोनों पर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 3 अंक है केवल सल्फेट पर है। यहाँ 3 अंक जो है वो बेरियम का भी है और सल्फेट का भी। इस तरीके से ये हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो जाता है। इसे हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडियम। उसमें मिलाया जल, 2 उत्पाद बने हमारे क्रियाफल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर हम इसका लिखेंगे। सोडियम के लिए हम लिखते हैं Na और जल के लिए हम लिखते हैं H2O, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम लिखते हैं NaOH और हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं H2, ठीक है। अब यहाँ पर संतुलित करेंगे। Na यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब देखिए H2O को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HOH, ठीक है। तो यहाँ पर OH कितना है? 1। यहाँ OH कितना है? 1। तो OH भी संतुलित है, Na भी संतुलित है, H भी संतुलित है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है, क्योंकि OH ग्रुप का एक अलग हो गया ना, यहाँ तो यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन तो 2 दिखेगा, लेकिन हाइड्रोजन को ये जल को हम HOH लिखेंगे तो ये OH ग्रुप हो गया। तो OH तो यहाँ हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब यहाँ 2 लगाते तो OH जो हैं वो 2 हो गए और यहाँ OH कितना है? 1। तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब यहाँ से लगाने से सोडियम 2 हो गए, तो सोडियम के यहाँ 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा संतुलित हो जाता है। देखिए वापस समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा कन्फ्यूज वाली चीज़ है ये। देखिए सबसे पहले हमारे पास में है सोडियम, ठीक है। ये है हमारा जल, तो जल को हम लिखते हैं H2O, ठीक है। लेकिन अगर इसको जल को तोड़ें हम, तो जल को तोड़ेंगे तो H धनायन अलग हो जाएगा, OH ऋणायन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो NaOH हो जाएगा और ये H2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे सोडियम यहाँ कितना है? 1 और यहाँ सोडियम कितना है? 1, यानी सोडियम अपना संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर OH देखेंगे हम, OH कितना है? 1। यहाँ OH कितना है? 1, मतलब OH भी संतुलित है। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? 2। तो हाइड्रोजन को जब हमने 2 किया तो OH भी 2 हो गए, क्योंकि ये अंक दोनों पे लागू होगा। तो OH 2 हो गए, तो यहाँ OH कितना है? 1। तो इसको 2 लगाएंगे तो यहाँ OH 2 हो गए। अब OH तो देखिए OH हाइड्रोजन संतुलित हो गया, बिल्कुल सही। OH संतुलित हो गया, बिल्कुल सही। लेकिन Na जो है वो संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ कितना है? 1 और यहाँ कितना है? 2। तो यहाँ 2 लगाएंगे तो Na भी हमारा संतुलित हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये दोनों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और जो संतुलित समीकरण को संतुलित करना भी आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।